तो स्टूडेंट्स क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को अनसॉल्व पेपर का सलूशन आपको करा रहे थे और 2-3 दिनों से भाई क्लास भी नहीं हो पाई है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आज हम बढ़ते हैं और 2024 का जो सेट नंबर 1 आपको सॉल्व करा रहे थे उसमें मैंने 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। आज हम 3 नंबर वाले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही धैर्य के साथ आपको एक एक प्रश्नों को देखना है, ठीक है। और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आगे की क्लासें आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। बहुत तेजी के साथ अब आप लोगों को हम क्लासें प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो काम थे वो आपके हो चुके हैं, निपट चुके हैं और अब आपको क्लास ही प्रोवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं भाई, खंड द आपको सॉल्व कराना था जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट कहता है कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। और आपको दिया गया है वायु के सापेक्ष मतलब कांच का जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक 3/2, साथ ही में वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। बहुत धैर्य के साथ समझिएगा। देखिए पतले प्रिज्म के लिए सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा है, पतले प्रिज्म के लिए क्या आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो अल्पतम विचलन कोण होता है, अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा से लिखा जाता है या डेल से लिखते हैं, डेल्टा एम। अच्छा देखिए वायु के लिए लिख रहे हैं तो डेल ए बराबर अपवर्तनांक n-1 इंटू में ए होता है, जहां ए होता है भैया प्रिज्म कोण। लेकिन अपवर्तनांक सदैव हम वही लिखते हैं जिस माध्यम में उसको रखते हैं। जैसे प्रिज्म को वायु में बात कर रहे हैं तो वायु के सापेक्ष प्रिज्म होता है कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। बात समझ में ही। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है, देखिए डेल्टा ए क्या हो जाएगा, ये अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा वायु के लिए। ए एन जी की वैल्यू आपको दी गई है 3/2 - 1 इंटू में ए। इसे सॉल्व करोगे 1/2 ए आएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब प्रिज्म को जल में डुबो दिया गया है, ठीक है, जल में डुबोने पर अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला मैंने क्यों लगाया। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि पतले प्रिज्म, और पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण यही होता है, ठीक है। जल में डुबो देंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर। अब देखिए आपने अगर प्रिज्म को या लेंस को किसी माध्यम में रखा है तो उस माध्यम के सापेक्ष हम अपवर्तनांक निकालते हैं। आपने जल में डुबो दिया है तो जल के सापेक्ष, प्रिज्म होता है कांच का तो कांच का अपवर्तनांक इंटू में कितना हो जाएगा ए, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर। देखिए डब्ल्यू एन जी का मान आपके प्रश्न में दिया नहीं गया है, जबकि डब्ल्यू एन जी बराबर होता क्या, देखिए पीछे जी लिखा है तो मतलब इस जी का मतलब कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बट्टे में, आगे डब्ल्यू मतलब वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। आपने पढ़ा होगा स्नेल के नियम में 1n2 बराबर होता है n2/n1, पढ़ा है कि नहीं। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ देखिए जी है आपका पीछे, तो इस जी मतलब ग्लास, कांच, प्रिज्म कांच का होता है तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटे में आगे जल मतलब जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। इस तरीके से सूत्र लगाना है। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर। ए एन जी की अगर बात करें तो ए एन जी की वैल्यू है 3/2 और ए एन डब्ल्यू की अगर बात करें, देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है, -1 इंटू में भैया ए है तो ए रख दीजिए। इसे आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, देखिए भाई 3 ऊपर चला जाएगा, 3 त्रिका 9 और बटे में कितना हो जाएगा 8 - 1 इंटू में कितना हो जाएगा ए। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर यहाँ सॉल्व करोगे तो 1/8 इंटू में ए आ जाएगा, 8 × 8 9 से 8 जाएगा, 1 बचेगा। ओके, इसको भैया आप समीकरण 2 मान लीजिए और समीकरण 1/2 कर लीजिए, समीकरण 1/2। अच्छा समीकरण 1 में कितना है तो आप कहेंगे डेल्टा ए है, डेल्टा ए बराबर आपका 1/2 इंटू में ए। समीकरण 2 में कितना है डेल्टा डब्ल्यू दिया गया है 1/8 इंटू में ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 2 चौके आपका 8 हो जाएगा। तो डेल्टा ए बटे में डेल्टा डब्ल्यू बराबर, नीचे वाला 4 आपका हमेशा ऊपर आता है, ऊपर कर लीजिए, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर मतलब जल में जो अल्पतम विचलन कोण है वो आपका 1/4 हो जाएगा वायु में अल्पतम विचलन कोण का। और यही चीज आपको प्रश्न में सिद्ध करनी थी कि जो जल में अल्पतम विचलन कोण है वो वायु के अल्पतम विचलन कोण का चौथाई रह जाएगा। तो ये चीज आपकी भैया सिद्ध हो चुकी है। प्रश्न बहुत ही मस्त था, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं।
देखिए आज हमने माइक थोड़ा सा जो है दूसरा वाला यूज किया है, आप लोग वॉइस को बताइएगा कि वॉइस हमारी कैसी क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है, बाहरी साउंड ना है इसलिए मैंने ऐसा माइक आज यूज किया है, क्योंकि बाहर थोड़ा ज्यादा आवाज हो रही थी और इस माइक में बाहर की जो आवाज है वो नहीं आती, इसीलिए मैंने आज इसे यूज किया है। चलिए बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे आपका चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न हर साल बनता है। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे है ये अपने आप में एक इकाई है। ठीक है, और इकाई से प्रश्न तो बनना ही बनना है, और इकाई में ये पूरा आपका चैप्टर है। इसमें देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि विस्थापन धारा की आवश्यकता कई बार पूछी गई, या विस्थापन धारा किसे कहते हैं। साथ ही में इसमें यह भी प्रश्न पूछा गया है कि इसके और चालन धाराओं के बीच कालांतर तो सभी लोग जानते हो 90 डिग्री होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने 1 शॉर्ट क्लास दे रखी है। और मैं आपको एक सूचना बता दूं, देखिए मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन की एक प्लेलिस्ट बना दी है जो कि इस साल की है। ठीक है, उसमें सारे महत्वपूर्ण डेरिवेशन को क्रम से संजो दिया गया है, सेव कर दिया गया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आप सभी लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएं। ठीक, बाकी कोई भी क्लास छूटी है तो आप हमें कमेंट कीजिए, क्लास में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। विस्थापन धारा की सार्थकता, देखिए इसकी मैंने 1 शॉर्ट क्लास दी थी, विस्थापन धारा को समझाया भी है, इसको समझ लीजिए कैसे लिखना है। स्क्रीन पर आपके मैं लगा दूंगा इस प्रश्न का उत्तर, ध्यान से देखिए। लिखा है कि मैक्सवेल के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, बल्कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में उस धारा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उस धारा के समतुल्य है जिसका प्रवाह तभी तक होता है जब तक कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तथा यह धारा उसी प्रकार चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करती है जिस प्रकार चालक में प्रवाहित होने वाली चालन धारा। अतः किसी परावैद्युत माध्यम में इस प्रकार की उत्पन्न धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, और विस्थापन धारा की आवश्यकता भी नीचे आप देख लीजिए। विस्थापन धारा की आवश्यकता में क्या है कि विस्थापन धारा रिक्त स्थान के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रसार में केंद्रीय भूमिका निभाती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है विस्थापन धारा की आवश्यकता। साथ ही में यह समय के साथ विद्युत अपवाह में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ एक्स किरणें, लाल प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और वैद्युत चुंबकीय जो तरंगों की चाल होती है वह प्रकाश की चाल के बराबर होती है, अर्थात सभी तरंगों की चाल हम कह सकते हैं एक समान होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर विस्थापन धारा और पूछा गया था विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कालांतर, तो विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच जो कालांतर होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा की आवश्यकता क्या है, या विस्थापन धारा की सार्थकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो उनको रट डालिए आप अच्छे तरीके से। हम ये नहीं कहते रट डालिए, आप समझ के तैयार करेंगे तो तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थ्योरी पोर्शन है, इसको आप सभी लोगों को लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे दिया गया नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए ये परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, बहुत आसान परिभाषा है। देखिए अगर बात करें नाभिकीय विखंडन की, सबसे पहले हम नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे। सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, परिभाषा हम बोलेंगे, आप सभी लोगों ने कॉपी पर लिखा भी होगा। और सबसे मेन चीज है परिभाषा रटना नहीं, बल्कि इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको परिभाषा याद हो जाएगी। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है जब कोई भारी नाभिक हो, उस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, तो वह भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो किसी भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में या लगभग समान द्रव्यमान भागों में टूट जाने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या लिखा है, नाभिकीय विखंडन। किसी भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में जो टूटना होता है, इसी को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और इसमें अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा होती है वो भी उत्पन्न होती है। जैसे हम एक भारी नाभिक की बात करते हैं, 92 यूरेनियम 235, इस पर हम एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं। मान लीजिए कि 0n1 से न्यूट्रॉन को लिखा जाता है, ये यूरेनियम है आपका। ठीक है, मैं पूरा नीचे लिख दूंगा, और ये आपका न्यूट्रॉन है। ठीक, ये क्या आपका न्यूट्रॉन है, तो ये आपका बन जाएगा 92 यूरेनियम 235 और एक न्यूट्रॉन बन के हो जाएगा 236। अब जब ये टूटेगा तो दो हल्के नाभिकों में टूटेगा, और दो हल्के नाभिकों में कौन कौन सा होगा, एक क्रिप्टॉन होगा और एक होगा आपका बेरियम। ठीक है, एक आपका क्रिप्टॉन होगा और एक होगा आपका बेरियम, इसको आप भूलिएगा नहीं भाई। ठीक है, चलिए भाई देखो भाई क्या गड़बड़ हो गया।
इसको सही कर देते हैं, ठीक है। ये टूटेगा दो नाभिकों में, एक तो बेरियम में टूटेगा, बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 56, ठीक 56, और परमाणु भार कितना होता है 148, प्लस क्रिप्टॉन में टूटेगा, है ना, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 36 होता है, परमाणु भार जो होता है वो आपका 88 होता है, और प्लस आपके 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 इंटू में न्यूट्रॉन को 0n1 से लिखते हैं, और प्लस ऊर्जा मुक्त होगी। ये समीकरण अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो बहुत ही काम आएगी, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। ये समीकरण एग्जाम में कई बार पूछी गई है, नाभिकीय विखंडन की समीकरण है। इसमें एक भारी नाभिक है 92 यूरेनियम 235, इस पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराई गई है तो आप देख पा रहे हो कि दो हल्के नाभिकों में टूट गया, और इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। फिर इसमें यह भी पूछा गया कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिकीय संलयन। अब संलयन का मतलब होता है जुड़ना, दो हल्के नाभिकों का जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाना क्या की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो आप इसमें लिखेंगे जब दो या दो से अधिक, है ना, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मेन चीज मैंने क्या कहा, नाभिकीय संलयन और विखंडन का एग्जाम्पल आना चाहिए। जैसे 1s2, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, और 1s2 दो हल्के नाभिक मिलते हैं तो बनता है ट्राइटियम 1s3 और प्लस 1h1, ये आपका बनता है। और प्लस बाकी तो आप सभी लोग जानते हो कि ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद जब हम इस ट्राइटेनियम में 1s3 में 1s2 दोबारा मतलब क्रिया कराते हैं या संलयित होता है तो ये भारी नाभिक बनता है 2He4, हीलियम नाभिक का निर्माण होता है, ठीक है। और प्लस क्या निकलेगा भैया, देखिए 2 हो गया 112H431, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक बच जाएगा भाई, 0n1, एक न्यूट्रॉन बचेगा। ऊपर आप देख सकते हो 3 2 5, नीचे के दो तो यहाँ पर ले ही लिए गए, तो 0n1 मतलब एक न्यूट्रॉन बचेगा प्लस ऊर्जा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि दो हल्के नाभिक 1s2 मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे थे, 1s3 का निर्माण जब मिला 1s3 में जब 1s2 यानी ड्यूटेरियम पुनः मिला तो एक बहुत बड़े भारी नाभिक का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये नाभिकीय संलयन और विखंडन का एग्जाम्पल बहुत मेन है, ठीक है। बाकी परिभाषा तो सब कोई समझ जाता है कि दो हल्के किसी भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है, और दो हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो ये सब कोई याद रखता है, लेकिन मेन चीज होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना, क्योंकि हमें तो 3 नंबर वाले सारे प्रश्न आज की इस क्लास में ही मुझे सॉल्व कराना है आप सभी को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान जो है वह 3.2 × 10⁻⁻15 किलोग्राम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हो, ये फिगर आपके सामने बना हुआ है, और एक गोली है जिसका द्रव्यमान दिया गया है, लिख देते हैं गोली का द्रव्यमान दिया है 3.2 × 10⁻⁻15 kg, ये आपको दिया गया है। और दो क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम या अधिक होंगे। अब बोले कि स्मॉल जी का मान जब भी रखिएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही रखिएगा। यहाँ पर गोली आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये P गोली है, इस पर दो क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, एक QE मतलब वैद्युत बल और एक इसके भार के कारण गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है mg। संतुलन की स्थिति तभी होगी जब वैद्युत बल गुरुत्वीय बल के बराबर होगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको कराए। ये जो डिस्टेंस दी है वो आपको 2 सेंटीमीटर दी है, और यहाँ पर जो विभव दिया है, विभव का मान वो आपको 100 वोल्ट दिया है। तो सबसे पहले आप वैद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए V और D से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि V बराबर आपको दिया गया है 100 वोल्ट, ठीक, और D बराबर आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। इससे आप वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो, E बराबर V/D वाले फार्मूले को पढ़ा है आप लोगों ने। V की वैल्यू हो जाएगी 100 और D की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁻2, 2 से काटोगे 50 हो जाएगा। E बराबर आपका आ जाएगा 50 × 10⁻⁻2 पर जाएगा +2 हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए संतुलन की स्थिति में गोली चूंकि टिकी हुई है, संतुलन की स्थिति में आप सभी लोगों ने ये पढ़ा है। संतुलन की स्थिति में पहले ही चैप्टर में क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि जो वैद्युत क्षेत्र QE है
ये वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वीय बल के बराबर होता है QE बराबर mg। ठीक है, QE की अगर बात करें आवेश निकालेंगे, आपको आवेश की प्रकृति भी बताएगी सबसे पहले ही कि अगर आवेश धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, अगर आवेश ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मानी जाती है। तो जब Q का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा mg बटे में कितना हो जाएगा E। m की वैल्यू आपको दी गई है 3.2 गुणे 10 की घात -15, आप देख सकते हो, और g की वैल्यू बोले हैं कि 10 ही रखिएगा। बटे में E की अगर बात करें तो E की जो वैल्यू है वो कितनी भैया, E की वैल्यू आपकी आई है 50 गुणे 10 की घात 2। कोई दिक्कत नहीं, ये 0 से 0 आप काट दीजिए। ठीक है, बाकी कटने पिटने वाला है नहीं, या फिर इसको ना काटिए। सुनिए एक तरीका बताते हैं आपको, आसान हो जाएगा थोड़ा। क्या तरीका बताते हैं आपको, देखिए 5 एक कम 5 ये 10 हुआ, और यहाँ पर था 10, 5 दूनी 10। ठीक है, अभी आपका हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात, ये 10 10 2 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -3 -15 माइनस का 18 गुणे में 2। जब इसे गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपका हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात, सॉरी 3.2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात माइनस का 18, और ये क्या आएगा, कूलाम। ध्यान दीजिएगा ये जो आवेश आया है ये धनात्मक आया, अर्थात जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि आवेश की प्रकृति धनात्मक आई है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करेगा। क्यू बराबर क्या होता है, Ne। तो जब n की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा Q बटे में E। कोई दिक्कत, हमारे समस्या कोई समस्या नहीं, n बराबर, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हुई। अब कहाँ समस्या हुई इसको देख लेते हैं भाई। V 1000 वोल्ट है क्या, हाँ 1000 वोल्ट है, देखिए कमी आ गई 100 वोल्ट, क्योंकि पूरी संख्या आएगी नहीं, फिर यहाँ पर 100 वोल्ट है, और जब 100 वोल्ट रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 500 गुणे 10 की घात 2, यहाँ पर भी कर लीजिएगा तो 0, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -19 बन जाएगा। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसे आप जो है देख लीजिएगा, मुझे पता था कहीं ना कहीं से गलती होगी तभी नहीं आएगा। देखिए अब Q की वैल्यू रख देंगे 6.4 गुणे 10 की घात -19, और E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19। इससे इसको काट दो, ये पॉइंट हटाओ, और 16 चौको 64, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि आवेश की जो प्रकृति है वो धनात्मक, और धनात्मक प्रकृति आवेश की ये बताती है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, ये पहले चैप्टर में ही आपको बताया गया है। चलिए बताइए भाई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमें उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए भाई, दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आप सभी लोग देखते हो क्लास बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप सभी लोगों के सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है क्लास बनाने के लिए। ओके, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का घा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के अंगा पार्ट की ओर बढ़ेंगे। देखिए जो 3 नंबर वाले टोटल प्रश्न आते हैं वो 3 नंबर वाले टोटल कितने प्रश्न आते हैं आपके, 10 प्रश्न आते हैं, मतलब 30 मार्क्स के। देखिए अंगा पार्ट में आपसे ये पूछा गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख बनाइए, और संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दर्शाइए। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ये चैप्टर है इससे क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर का, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं, वे तरंगे जिनमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो सदिश होते हैं, ठीक है, ये परस्पर लंबवत होते हैं और समान कला में होते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, वे तरंगे जिनमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं, और इनके अभिलंबवत जो होता है वो तरंगों का संचरण होता है, तरंग का संचरण होता है। अब देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं, इतना लिखना है। इसमें वैद्युत क्षेत्र को दिखाएंगे, ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र, और ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र। और देखिए हमने क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश जो होते हैं ये परस्पर तो लंबवत होते ही हैं और समान कला में होते हैं, साथ ही में इन दोनों की अभिलंबवत जो दिशा होती है वह होती है तरंग संचरण की दिशा, और इसी को कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब इसका आरेख बना रहे हैं, ये तरंग संचरण की दिशा, जो तरंग संचरण की दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के अभिलंबवत होती है। ठीक है, चलिए इसको दिखाते हैं भाई। ऐसे अब वैद्युत क्षेत्र वाले आप ऐसे दिखाएंगे लाइनों को, वैद्युत क्षेत्र को
तो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर होगा, इसको ऐसे आप दिखाएंगे। ये इसका आरेख है भाई, ये चीज पलट करके यहां पर आ जाएगी ऐसे, यही तो आरेख में खास बात है। ये गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत तो कर दोगे आप फिर। अब ये वाली जो लाइनें नीचे आ जाएंगी ऐसे, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। फिर ये वाली ऐसे पहुंचेंगी, और ये वाली ऐसे आ जाएंगी। समझ में आई बात? तो ये हो गया वैद्युत चुंबकीय तरंगों का आरेख। इसमें मैंने चुंबकीय क्षेत्र सदिश आयाम और वैद्युत क्षेत्र सदिश आयाम को भी प्रदर्शित किया है। तो आपको परिभाषा में लिखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, आपको हेडिंग डालना और लिखना है कि वे तरंगे जिनमें वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं, और इन दोनों के लंबवत तरंग संचरण की दिशा होती है, इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और ये जो तरंगे होती हैं ये प्रकाश की चाल से चलती हैं और ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। ये इनका आरेख आप देख सकते हो। इसमें मैंने वैद्युत क्षेत्र सदिश आयाम और चुंबकीय क्षेत्र सदिश आयाम को भी प्रदर्शित किया है। ये इसका आरेख हो गया। इस तरीके से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट, चलिए उसे देखते हैं। ये व्यतिकरण से आया हुआ है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको कई बातें समझाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए इसमें पूछा गया है कि व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले व्यतिकरण की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? देखिए अगर आपको परिभाषा मेरी लिखनी है तो कॉपी पेन जरूर उठा लीजिए, ठीक है। आप इसको सुन लीजिए क्योंकि आपको याद होना चाहिए। देखिए 4 परिभाषाएं, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, ठीक है। ये परिभाषाएं आपको रटी होनी चाहिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसमें से कोई ना कोई परिभाषाएं आती ही आती है हमेशा। तो व्यतिकरण में आपको बताया गया था कि जब लगभग समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे एक ही माध्यम में संचरित की जाती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है, ठीक है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। समझ में ही बात? तो व्यतिकरण में क्या लिखेंगे कि लगभग समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो सरलावर्त प्रगामी तरंगें जब एक ही दिशा में एक ही माध्यम में एक ही चाल से चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर कैसा व्यतिकरण होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। अब प्रश्न में यह कहा गया कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए, यानी स्थितियां। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। चलिए दशाएं आपको हम बताएंगे कैसे लिखना है। देखिए संपोषी व्यतिकरण के लिए अगर हम बात करें तो जो cos फाई की वैल्यू थी आप सभी लोगों ने कहा था +1 होती है, याद है किसी को? तो मैंने यहां से जब cos फाई बराबर 1 लिखा था तो हमने कहा था कि जो फाई की वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2m पाई हो जाएगी, व्यापक समीकरण से। कक्षा 11 में आपने पढ़ा त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक हल से cos फाई बराबर 1 होता है तो फाई बराबर 2m पाई होता है। जहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां जो m की वैल्यू होती है, यहाँ पर m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होती है। जब हम वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे, देखिए 0 तो फाई की वैल्यू 0 मिलेगी, और 1 रखेंगे तो 2 पाई मिलेगी, 2 रखेंगे m का मान तो 2 दूनी 4 पाई मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 पाई मिलेगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होना चाहिए या तो शून्य होना चाहिए और या तो फिर पाई का समगुणज होना चाहिए, शून्य अथवा पाई का समगुणज होना चाहिए। तथा इसमें अगर हम पथांतर की बात करेंगे, एक दशा आपकी ये हो गई, दूसरी आप क्या लिखेंगे? तथा पथांतर बराबर क्या होता है? पथांतर बराबर आपका होता है, पथांतर को लिखते हैं डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है आपका? पथांतर बराबर आपका होता है 2 पाई, ओ सॉरी, हाँ 2 पाई अपान में फाई, है ना? 2 नहीं लैम्डा फाई, देखो गलत हो गया थोड़ा सा,
लैम्डा फाई अपान में कितना होता है 2 पाई। ये आपका होता है पथांतर, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, फाई इंटू में लैम्डा अपान में 2 पाई, ये होता है पथांतर का सूत्र। तो डेल्टा एक्स बराबर फाई की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारी कितनी है 2m पाई, अपान में कितना 2 पाई, इंटू में कितना लैम्डा, पाई से पाई काटेंगे 2 से 2 काटेंगे तो जो पथांतर आ जाएगा वो आपका m लैम्डा आ जाएगा। जहां m की वैल्यू जो है, ध्यान दीजिएगा, m की जो वैल्यू मैंने क्या कहा 0 1 2 3 इस तरीके से, जब m की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर 0 तो आपको जो पथांतर मिलेगा 0 मिलेगा, और जब आप m की वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्डा मिलेगा, m की वैल्यू 2 रखेंगे 2 लैम्डा मिलेगा, 3 लैम्डा, इसी तरीके से 4 लैम्डा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं दशाओं में, दशाएं संपोषी व्यतिकरण के लिए जब लिखेंगे तो सुनिएगा ध्यान से, आपको क्या लिखना है भाई। ठीक, पहली दशा ये लिखना है कि जो कलांतर होना चाहिए, दो तरंगों के बीच जो कलांतर होना चाहिए संपोषी व्यतिकरण के लिए, कलांतर जो होना चाहिए वो 0 या फिर पाई का समगुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समगुणज होना चाहिए। पहली दशा तो आपकी ये हो गई कि जो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर होगा या तो वो 0 होगा या तो पाई का समगुणज होगा। दूसरी चीज, ये पहली दशा होगी। दूसरी दशा कि जो दो तरंगों के बीच का पथांतर होगा, पथांतर वह 0 या फिर लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। देख सकते हो लैम्डा का 1 2 3 4 पूर्ण गुणज होना चाहिए। ये दो दशाएं होती हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए। बात कुछ पल्ले पड़ी तो ये संपोषी व्यतिकरण की दशा हो गई। फिर इसी तरीके से विनाशी व्यतिकरण की दशाओं में क्या लिखोगे? विनाशी व्यतिकरण के लिए जो cos फाई की वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है भैया? -1 होती है। तो यहाँ पर जो फाई की वैल्यू आती है वो आती है 2m-1 इंटू में पाई। कितनी आती है? 2m-1 इंटू में पाई आती है। जहां पर जो m की वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती बल्कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको मिलती है। तो जब आप m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 से 1 जाएगा तो ये आपको मिलेगा पाई। कितना मिलेगा? पहला पाई मिलेगा। जब m की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 से 1 जाएगा तो ये 3 पाई मिलेगा, और 3 रखेंगे तो 5 पाई मिलेगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होगा या तो पाई होगा या तो पाई का विषम गुणज होगा। समझ पा रहे हो? अरे मतलब हम कह सकते हैं कि पाई का विषम गुणज होना चाहिए। पहली दशा यहाँ पर संपोषी की जगह विनाशी कर देते हैं, हेडिंग लगा करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पहली जो दशा होगी या जो शर्त होगी वो ये होगी कि जो पाई का क्या होना चाहिए? विषम गुणज होना चाहिए। जो कलांतर होना चाहिए वो पाई का क्या होना चाहिए? विषम गुणज होना चाहिए। फिर पथांतर बराबर सूत्र लगाएंगे φ/2 पाई इंटू में लैम्डा। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि फाई की वैल्यू कितनी है 2m-1 इंटू में पाई। ठीक है, नीचे आपका 2 पाई था, पाई पाई कैंसिल होगा आपका, तो ये आपका m लैम्डा नहीं आएगा, ये आपका आएगा 2m-1 इंटू में लैम्डा अपान में कितना 2। जहां जो m की वैल्यू होती है अभी मैंने बताया 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरीके से होती है। जब m की वैल्यू आप 1 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब m की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? आपका 1 बचेगा, मतलब ये आपका λ/2 आ जाएगा पहली स्थिति के लिए। और जब हम बराबर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 से 1 जाएगा, 3/2 लैम्डा आ जाएगा। और जब यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 से 1 जाएगा तो ये आपका 5 λ/, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो पहली शर्त तो ये हो जाएगी, पहली दशा की जो कलांतर होना चाहिए वो पाई का विषम गुणज होना चाहिए। देख सकते हो पाई 3 पाई 5 पाई इस तरीके से मिल रहा है, अर्थात तरंगे विपरीत क्रम में मिलनी चाहिए, ये दशा हो जाएगी। और जो पथांतर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पथांतर क्या हो जाएगा? पथांतर जो हो जाएगा वो λ/2 का, देखिए λ/2 सब में, λ/2 का क्या होना चाहिए भाई? विषम गुणज होना चाहिए। हम कह सकते हैं λ/2 का पूर्ण, सॉरी विषम गुणज नहीं, हाँ λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, पूर्ण गुणज तो है नहीं, तो λ/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। ये आपकी दशा हो गई विनाशी व्यतिकरण के लिए। इसी तरीके से मैंने संपोषी बताया और इसी में मैंने आपको विनाशी समझा दिया। तो संपोषी और विनाशी
व्यतिकरण के लिए जो दशाएं हैं वो आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे पांचवे के खा पार्ट की ओर, जिसमें ये कहा गया है कि एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दिया है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन परमाणु का नाभिक का द्रव्यमान दिया है, हम ये कह सकते हैं नाभिक का द्रव्यमान, और इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको निकालना है। इसके लिए सबसे पहले नाभिक की बंधन ऊर्जा आपको चाहिए, और बंधन ऊर्जा बराबर होती है डेल्टा एम गुणे में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात आपको सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालनी होगी। द्रव्यमान क्षति आप लोगों को मैंने बताया था कि जो नाभिक का प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है, ठीक है, वो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की वजह से होता है, लेकिन नाभिक के जो न्यूक्लियनों का टोटल द्रव्यमान होता है वो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से कुछ ज्यादा होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा होता है वही कहलाती है द्रव्यमान क्षति। तो ध्यान से एक बात सुन लीजिएगा, यहाँ पर पहले जो जो दिया है उसे आप नोट कर लीजिए। देखिए इस सवाल का जो थोड़ा कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर कम करेंगे, आपको हम डायरेक्ट लिख देंगे। कारण ये है क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, है ना, आसान वैसे कर देंगे। ये पांचवे का खा पार्ट है, इसमें नाभिक ऑक्सीजन ओ 8 कितना दिया है 8O16, इसका आपको द्रव्यमान दिया गया, मतलब हम कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान दिया, नाभिक का द्रव्यमान कह सकते हैं आप इसे, परमाणु द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है आप लिखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है 16 ध्यान दीजिएगा कितना दिया गया है 16.0000 AMU एटॉमिक मास यूनिट, है ना, ये दिया गया है ना। अच्छा आगे क्या दिया गया है, प्रति न्यूक्लियन इसकी बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, तो लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए जितना दिया जाए उससे आपको लिखना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 0.00055 AMU, ये दिया गया आपको भाई, ओके, गलती ना होने पाए। साथ ही में आपको क्या दिया गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर कितना दिया गया आपको 1.00 आपको दिया गया 7593 AMU, यही तो दिया गया है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया गया उसको भी लिख लीजिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर आपको दिया गया है 1.008, है ना, और दिया गया है 982 AMU एटॉमिक मास यूनिट में सबकी वैल्यू दी गई है। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना है तो सबसे पहले नाभिक की बंधन ऊर्जा चाहिए आपको, और बंधन ऊर्जा बराबर होता है डेल्टा एम गुणे में क्या होता है 931, तो डेल्टा एम को कहते हैं नाभिक की द्रव्यमान क्षति। नाभिक की द्रव्यमान क्षति बराबर होता है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आपको पढ़ाया है मैंने, हिंदी में मतलब समझाया है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, जो नाभिक में कुल न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन सम्मिलित रूप से किसको न्यूक्लियन कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही तो कहते हैं। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक, इन दोनों का जब हम अंतर निकालते हैं तो हमें प्राप्त होती है द्रव्यमान क्षति, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान होता है, न्यूक्लियन में क्या क्या आते हैं, तो आप कहेंगे न्यूक्लियन में आते हैं प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे जेड परमाणु क्रमांक लिखेंगे, परमाणु क्रमांक गुणे जितने प्रोटॉन होंगे, अब प्लस ए से जेड को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, तो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ये हो जाएगा Mn, ओके। अच्छा इस तरीके से ये हम कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान हो गया कि नहीं। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका है A माइनस जेड, मतलब आप ये कह सकते हो A माइनस जेड होता है न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, समझ गए। और यहाँ पर क्या है एमपी के मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और गुणे में जितने प्रोटॉन है उनका द्रव्यमान, ओके। यहाँ पर A माइनस जेड के मतलब जितने न्यूट्रॉन है फिर एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, समझ गए, पूरे न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आ जाएगा। माइनस नाभिक के द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, M कैपिटल N से लिखते हैं, और नाभिक का द्रव्यमान आपको ऊपर दिया गया है। चलिए वैल्यू रखते हैं भैया, तो जेड परमाणु क्रमांक की बात करें तो 8 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया 1.0759 प्लस A माइनस जेड 16 से 8 घटाओ भाई तो कितना बचेगा 8, और गुणे में Mn का मतलब होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 1.008982, अब माइनस Mn का मतलब नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो है आपका 16.000 AMU,
ठीक, AMU यहाँ ना लिखो। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पर इतना सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 16.1276 माइनस, इसको आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कितना दिया गया है भाई, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर लिख दीजिए 16.0000 जो भी दिया है, इसको आप घटा दीजिए, इससे इसको घटा दोगे तो 0.1276 बचेगा भाई। यहाँ 16, यहाँ भी 16 है, ये इतना AMU बच जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब इतना बचने के बाद आपको चाहिए यहाँ पर ये आपका डिलेम आ गया, बंधन ऊर्जा निकाल लीजिए। नाउ हमने क्या कहा, डिलेम आने के बाद बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा का सूत्र होता है डेल्टा M गुणे में 931। डेल्टा M की वैल्यू कितनी आई, 0.1276 गुणे में 931, ये आपकी बंधन ऊर्जा आ गई। ठीक है, अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है, तो न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियनों की संख्या आपकी यहाँ पर कितनी है, तो आप कहेंगे 16, क्योंकि न्यूक्लियन जो होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन आपके 8 है और न्यूट्रॉन भी यहाँ पर आप देख सकते हो 8 है, ऐसे जब जेड को घटाए तो 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन मिलकर की टोटल न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हुई, 16। तो प्रति न्यूक्लियन निकालना है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, यानी BE लिख दे इसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा BE। तो बंधन ऊर्जा कितनी है, 1.1276 इंटू में 931 अब बटे में 16 से भाग कर दीजिए, बस आपको बॉन्डिंग एनर्जी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हो। वैसे तो आंसर आपको लाना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और कमेंट करके आप बताइएगा कितना आएगा। ठीक है, बाकी मैंने आसान कर दिया है। मैंने पहले क्या कहा कि बंधन ऊर्जा निकालने के लिए पहले आपको चाहिए नाभिक की द्रव्यमान क्षति। नाभिक की द्रव्यमान क्षति कैसे प्राप्त होती है, न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक का कुल द्रव्यमान। ठीक है, और उसके बाद जब बंधन ऊर्जा आ जाएगी तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए नाभिक में कितने न्यूक्लियन है सारे से भाग कर दीजिएगा, एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा आ जाएगी। तो आसान था काफी, न्यूमेरिकल कोई भी कठिनाई नहीं थी इसमें, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो। और आगे बढ़ेंगे पांचवे के गा पार्ट की ओर हम। ठीक है, पांचवे के गा पार्ट की ओर ये 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया, ये आप सभी लोग देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो ये दो समांतर धारावाही चालक तार, उन्होंने कहा कि जब दोनों चालकों में धारा की दिशा समान है, तो जब भैया धारा की दिशा समान होगी तो बल कैसा होगा, आकर्षण बल, बल की जो प्रकृति होगी वो आकर्षण होगी। अगर दो समांतर धारावाही चालक तार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक में ऐसे और एक में ऐसे है, तो इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और दोनों यही बातें पूछे कि अगर दोनों तारों में एक ही डायरेक्शन में धारा बह रही है तो जो बल की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आकर्षण। अगर दोनों समांतर धारावाही चालक तारों में जो धारा की दिशा है वो परस्पर विपरीत है, तो इनके बीच जो बल की प्रकृति होगी वो प्रतिकर्षण होगी। ठीक है, तो बहुत आसान था। वीट-स्टीन सेतु के संतुलन की अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित करना है। देखिए अगर कुल मिला के बात करें तो जो वीट-स्टीन सेतु का सिद्धांत है, संतुलन की स्थिति वो आपको दिखानी है। इसके लिए आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, वीट-स्टीन सेतु आप बना देंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, और 4 प्रतिरोधों को यहाँ पर संयुक्त कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। एक आपका P हो जाएगा, एक आपका Q हो जाएगा, एक आपका R हो जाएगा, एक आपका S हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक बैटरी से संयुक्त करते हुए कुंजी भी लगा देंगे, और इस तरीके से इसको आप कनेक्ट कर देंगे। परिपथ व्यवस्था बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, फिर यहाँ पर आप एक कुंजी लगा देंगे। इस कुंजी को K2 नाम दिया जाता है, इसको K1 दिया जाता है। ये प्लस माइनस ये आपकी बैटरी हो जाती है। ठीक, ये गैल्वेनोमीटर हो जाता है। यहाँ से ये धारा निकलती है I, और यहाँ इस संधि पर आने के बाद दो भागों में टूट जाती है, I1 और इधर चली जाती है I2, क्योंकि ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं,
इसीलिए धारा का मान समान होता है, I1 इसमें भी I1 इसमें भी। ये I2 धारा होती है, इसमें भी I2 धारा जाती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? फिर हम क्या करते हैं, बंद पास लगाते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। पहला बंद पास ले लेते हैं, बंद पास, कौन सा बंद पास लेते हैं, ए बी सी ए बी सी ए में किरचॉफ के उल्टता नियम से, है ना, किरचॉफ के उल्टता नियम से या किरचॉफ के द्वितीय नियम से, उल्टता नियम से। अच्छा, किरचॉफ का जो उल्टता नियम है, चलिए उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उल्टता का नियम सभी लोग जानते होंगे। किरचॉफ साहब ने बताया कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत जो प्रतिरोध होता है, उसके गुणनफल के समस्त, मतलब गुणनफल कर लीजिए। उसके बाद इस बंद पास में जितने भी उन सबका बीजगणितीय योग कर लीजिए। उस पास में बहने वाली जो भी धारा है, उसके संगत जो प्रतिरोध है, उन सब के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब जैसे मैंने बंद पास लिया ए बी सी ए, इसमें धारा I1 है, I1 धारा के संगत जो प्रतिरोध है वो आपका P है। फिर इधर से चलते हुए इसमें धारा नहीं बहती है, ठीक है, ऐसे चलते हुए ऐसे आएंगे। फिर यहाँ पर देखिए संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहती है, इधर आ जाएंगे। इधर जब आएंगे तो ये धारा के विपरीत डायरेक्शन में आ जाएंगे, इसलिए माइनस चलेंगे। और इस धारा के संगत जो प्रतिरोध है R, इस बंद पास में कोई भी आपका विद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए शून्य। तो I1P बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा I2R, इसको समीकरण 1 मानते हैं। इसी प्रकार दूसरा बंद पास लेंगे, कौन सा भैया, एक दूसरा बंद पास हमारे पास है BDCB, BDCB में किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो इस I1 धारा के जो संगत प्रतिरोध है Q, फिर इधर से चलते हुए इधर आएंगे तो ये धारा आपकी विपरीत पड़ जाएगी, तो ये माइनस के लिए जाएगी। और इसके संगत जो प्रतिरोध है S, और इस बंद पास में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं, इसलिए 0। तो I1Q बराबर, ये उधर चला जाएगा I2S, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 भागे 2 से, समीकरण 1 है I1P और समीकरण 2 है में LHS में है I1Q। समीकरण 1 के RHS में है I2R और समीकरण 2 के RHS में है I2S। I2 से I2, I1 से I1 कैंसिल। ठीक इस तरीके से आपको मिल जाएगा P/Q बराबर R/S। और यही जो कंडीशन होती है, इसी को कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति। क्या कहते हैं इसे, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति। अर्थात इस स्थिति में जो व्हीटस्टोन सेतु की संलग्न भुजाएं होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इन संलग्न भुजाओं के जो प्रतिरोधों का रेशियो होता है, अनुपात, वो अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, जिसे व्हीटस्टोन सेतु का नियम कहते हैं या व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसे रफ कर देते हैं और अगला जो क्वेश्चन है अथवा में न्यूमेरिकल एक दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ओके, चलिए भाई देखिए, जो आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं अनसॉल्व पेपर के, इनको अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत मायने रखता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहा जा रहा है कि एक तार का जो प्रतिरोध है वो 16 ओम है। एक तार का जो प्रतिरोध है R बराबर, वो आपको दिया गया 16 ओम, ठीक है। और इन्होंने कहा इसे पिघलाकर इसकी लंबाई का आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो देखिए, अगर आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, मतलब हम n कह सकते हैं आधा गुना, ठीक है। तो कह रहे हैं नए तार का प्रतिरोध नहीं R डैश निकालिए। तो एक सूत्र होता है, डायरेक्ट आप लोगों ने पढ़ा भी है, नए तार का प्रतिरोध, नए तार का जो प्रतिरोध R डैश बराबर होता है वो होता है n² × में पुराने तार का प्रतिरोध। n डैश का मतलब कितने गुना आप कर रहे हो, लंबाई को कितने गुना कम ज्यादा कर रहे हो। तो आधा गुना क्या कर रहे हो, आधा कर रहे हो लंबाई का, 1/2 का स्क्वायर और गुणे में पहले जो तार का प्रतिरोध था 16, R डैश बराबर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और गुणे में 16, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, R डैश बराबर कितना आ जाएगा 4 ओम। जो नए तार का प्रतिरोध आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। कभी कभी ऐसे बोला जाता है कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है और इसे पिघला करके जो पहले की लंबाई थी उसका 2 गुना कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है। यही फार्मूला रखता है। बाकी तो पहली लंबाई के लिए आप ये सूत्र भी लगा सकते हो, R बराबर ρL/A।
ठीक, तो पहली स्थिति में प्रतिरोध हो जाएगा, पहली स्थिति में लंबाई और क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर R2 बराबर लगाएंगे रो L2 बटे में A2, फिर दोनों को भाग करेंगे और ये रिलेशन भी आपको इसी में बताया गया है कि जो A1 बाई A2 होता है वो आपका L2 बाई L1 के बराबर होता है। ये लगा देंगे भाग करके तब भी आ जाएगा, या ऐसे कर लीजिए तब भी आ जाएगा। कोई दिक्कत बताइए? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो अंगा पार्ट दिया गया, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता हम कैसे बढ़ाएंगे? तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई जिसमें मैंने जितने महत्वपूर्ण डेरिवेशन थे वो मैंने बता दिया है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, ईवीसी। ईवीसी का मतलब सबसे पहले प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिएगा E बराबर V बाई डी वाले सूत्र से, और फिर आप विभवांतर निकाल लीजिएगा और फिर धारिता निकाल लीजिएगा C बराबर Q अपान V से। बस आपको समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आपकी धारिता आ जाएगी, और धारिता का व्यंजक क्या आ जाएगा? धारिता का व्यंजक आएगा K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और जहां K होगा परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, अगर परावैद्युत पदार्थ होगा तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वह प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। अर्थात अगर समांतर प्लेटों के बीच हम कोई ऐसा परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक K है, तो हम ये कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। प्रश्न में ये पूछा गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ सकती है? तो जो परावैद्युत पदार्थ है उसके परावैद्युतांक के मान को बढ़ा करके। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर देखें तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के भी समानुपाती है। अर्थात अगर जो प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल हम बढ़ा दें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। ये भी कंडीशंस हो गई। और तीसरी चीज ये देखो, एप्सिलॉन नॉट तो नियतांक होता है, और जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर प्लेटों के बीच की दूरी को हम घटा दें तो घटाने पर चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। प्रश्न में ये पूछा गया था कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे, तो तीन प्रकार से बढ़ा सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक को बढ़ा करके हम क्या करते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ा सकते हैं, और प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा करके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ा सकते हैं, और प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके हम क्या करते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आज की इस क्लास में मैंने जो आपके 3 नंबर वाले प्रश्न थे वो सारे सॉल्व कराए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और टेंशन मत लीजिए, अब आपको क्लास हम रेगुलर देंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द आप सभी लोगों को जो 1 शॉट क्लास करा रहे हैं वो भी करा देंगे। ठीक, ये महीना बीतेगा नहीं, 1 शॉट सारी हो जाएंगी आपकी, और 1 साल पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।